नमस्कार साथियों, क्या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के रणनीतिकारों ने तय कर लिया है कि केदारनाथ उपचुनाव उनके सामने है, इसीलिए मुख्यमंत्री को उलझा कर रखा जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो भगवान तुंगनाथ की डोली का रास्ता किस तरह से अवरुद्ध हो सकता था, और अगर ऐसा नहीं होता तो अल्मोड़ा के मरचुला में जिस तरह बस हादसा हुआ और 36 लोगों की मौत वहां हो गई, उसके बाद जिस तरह का रिस्पॉन्स प्रशासन का वहां पर था वैसा नहीं रहता, जिस पर विपक्ष अब लगातार सवाल उठा रहा है। और गणेश गोदियाल केदारनाथ में कैंपेन के मोर्चे पर बीजेपी की धामी सरकार की हर दुखती रग पर हाथ रख रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे आग्रह है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नीचे दिए गए नंबर या फिर QR कोड के माध्यम से हमारा सहयोग भी जरूर करें। साथियों, बद्रीनाथ और मंगलोर उपचुनाव की शिकस्त के बावजूद मुख्यमंत्री धामी के खासम खास रणनीतिकार अभी भी नहीं संभल पा रहे हैं, और ऐसे समय में जब केदारनाथ के उपचुनाव को बीजेपी की साख और मुख्यमंत्री धामी की सत्ता को बचाने का सबसे बड़ा प्रश्न इस समय बना हुआ है, उस वक्त इस तरह की गलतियां कैसे हो रही हैं। भगवान तुंगनाथ का जो परंपरागत रास्ता था उसको कैसे अवरुद्ध कर दिया गया, और उसके बाद जो बखेड़ा खड़ा हुआ उससे बीजेपी को कितना फायदा हुआ होगा या कितना नुकसान हुआ होगा, इसका शायद अंदाजा लगाया जा सकता है। यह वही केदारनाथ क्षेत्र है जिसे लेकर पिछले दिनों दिल्ली में धाम और मंदिर बनाने को लेकर बवाल मचा था, और उसके बाद बीजेपी और खुद मुख्यमंत्री धामी किस तरह से बैकफुट पर आए थे वह रायता समेटने से भी नहीं सिमट पा रहा था, और गणेश गोदियाल से लेकर कांग्रेस के तमाम दिग्गज हमलावर वहां पर हो गए थे। अब जब केदारनाथ में उपचुनाव है, कैंपेन चल रहा है, तब भगवान तुंगनाथ का रास्ता रोकने की इतनी बड़ी गलती फॉरेस्ट विभाग से जो हुई है, क्या पॉलिटिकली उसकी कीमत बीजेपी को चुकानी पड़ सकती है? वह भी तब जब दिवंगत विधायक शैला रानी रावत की बेटी ऐश्वर्या रावत को टिकट नहीं मिलने के बाद जिस तरह से वह कोप भवन में बैठी हुई हैं और जिस तरह से इमोशनल पोस्ट अपनी मां दिवंगत विधायक को लेकर सोशल मीडिया में फोटो और पोस्ट डाल रही हैं, वो एक खास तरह का भावनात्मक मैसेज दे रही हैं, और इससे बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। यह अलग बात है कि बीजेपी ने दूसरे दावेदार कुलदीप रावत को जरूर मैनेज कर लिया है, लेकिन कुलदीप रावत के सामने भी यह चुनौती है कि पिछले 2 चुनावों में 10, 12, 13, 14 हजार तक का एक बड़ा वोट बैंक उन्होंने अपने पक्ष में लामबंद किया था। क्या उसको वह बीजेपी के पक्ष में लेकर जा पाएंगे? क्योंकि बहुत सारे उनके समर्थक उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि आपको चुनाव लड़ना था तो आपका साथ देते, लेकिन आप चुनाव मैदान से पीछे हट गए हैं, इसलिए अब साथ देने में दिक्कत आ सकती है। यह भी कुलदीप रावत के सामने एक चुनौती है, और खुद कुलदीप रावत भी जानते हैं कि इस उपचुनाव में आशा नोटियाल को जिताकर 2027 के लिए वह अपना रास्ता आसान कर रहे हैं या फिर कठिन कर रहे हैं। इसी तरह के गुणागणित पर बहुत सारी चर्चाएं सियासी गलियारों में आजकल हो रही हैं। वहीं अल्मोड़ा के मरचुला में जो बस हादसा होता है और 36 लोगों की जान चली जाती है, उसको लेकर भी लगातार धामी सरकार न केवल कटघरे में है, बल्कि बस हादसे के बाद जो प्रशासनिक सरकार का जो रिस्पॉन्स उसमें आया है उसने बहुत सारे सवाल खड़े किए हैं, या यूं कहिए कि सरकार की साख पर बट्टा लगाने का काम किया है। हरीश रावत जैसे कांग्रेस के दिग्गज नेता जो अक्सर मुख्यमंत्री धामी की तारीफ करते नजर आते हैं, वो भी सवाल कर रहे हैं कि जब मरचुला में इतना बड़ा हादसा हो गया था तो घायलों को वहां से पहले रामनगर ले जाना और वहां इलाज न मिलने पर फिर हल्द्वानी ले जाना और फिर ऋषिकेश एम्स में लाना, यह समझ से परे है। क्या हेली एम्बुलेंस के जरिए मरचुला से सीधे ऋषिकेश एम्स में घायलों को नहीं लाया जा सकता था? इस तरह के बहुत सारे सवाल और भी लोग कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी लगातार सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। लोकसभा में तीसरी बार बीजेपी 5 की 5 सीटें जीतकर हैट्रिक बनाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर उत्तराखंड में माहौल होने के बावजूद मंगलोर और बद्रीनाथ में बीजेपी हार जाती है, तो क्या जो मुख्यमंत्री धामी के रणनीतिकार हैं वह केदारनाथ चुनाव की अहमियत को नहीं समझ पा रहे हैं? क्योंकि यह चुनाव बीजेपी की साख का तो है ही, मुख्यमंत्री की सत्ता बचाने या फिर डगमगाने का चुनाव भी राजनीतिक गलियारे में से माना जा रहा है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि अगर केदारनाथ चुनाव बीजेपी जीतती है तो उसका सारा क्रेडिट मुख्यमंत्री को मिलने वाला है, और अगर बीजेपी संभल नहीं पाती है और बद्रीनाथ मंगलोर की तर्ज पर केदारनाथ में भी हार कर हैट्रिक बना देती है तो इसका सबसे बड़ा खामियाजा मुख्यमंत्री धामी को ही भुगतना पड़ेगा, और वह भी बखूबी इस चीज को जानते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री के सामने चुनौती यह है कि जिस तरह से मरचुला हादसे के बाद जो प्रशासनिक अमले का रिस्पॉन्स आया, उसने इस उपचुनाव के बीच में सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है।
बीजेपी को अनुशासित पार्टी कहा जाता है, लेकिन मुख्यमंत्री धामी बखूबी जानते हैं कि इसी अनुशासित पार्टी से 2022 के विधानसभा चुनाव में खटीमा से वह खुद चुनाव हार जाते हैं। लोगों ने कहा कि बीजेपी के भीतर कुछ लोगों ने गड़बड़ी की थी। ऐसा ही नजारा उससे 10 साल पहले 2022 में 12 में कोटद्वार में जनरल खंडूड़ी ने भी देखा था। ये सारी आशंकाएं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जहन में हैं और यही वजह है कि वह पूरी कोशिश करेंगे कि दिल्ली से मोदी शाह बीजेपी आलाकमान की तरफ से गढ़वाल के नेताओं को सीधे और साफ मैसेज पहुंचाया जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी समझे जाने वाले केदारनाथ क्षेत्र के उपचुनाव जो बीजेपी को हर हाल में जीतना है। लेकिन जिस तरह की गलतियां बीजेपी के फ्रंट पर हो रही हैं, खासतौर पर सरकार के फ्रंट पर हो रही हैं, मुख्यमंत्री के सलाहकारों के फ्रंट पर हो रही हैं, उससे बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। तो साथियों, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही नीचे दिए गए नंबर या फिर QR कोड के जरिए हमारा सहयोग भी जरूर करें। अगली रिपोर्ट में पुनः जल्दी आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।